आप सबों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। और आज से हम लोग जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए ओरिजिनल प्रश्नों का डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों के सामने जो डिस्कस करने वाले हैं वो साइंस के ही, अभी तक तो साइंस के ही चैप्टर वाइज चल रहा था। अब साइंस के ही टॉप ऐसे प्रश्न जो जैक द्वारा ही रिलीज किया गया है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और देखने से ये पता चलता है कि सारे के सारे प्रश्न अति वीवीआई है। तो चलिए हम लोग यहाँ से करने की कोशिश करेंगे और ये सभी प्रश्न दिमाग में सेट कर लेंगे आप लोग, क्योंकि आगे चल करके या 28 तारीख जो आपका एग्ज़ाम है उसमें यहाँ से प्रश्न आना 100% तय है। ये आपका इंस्ट्रक्शन है जैक द्वारा जारी किया हुआ, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे। ये कुछ नॉर्मल सा इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है कि क्या क्या लेके जाना है, नहीं जाना है, अपने साथ क्या होना चाहिए, नीला या काला बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। प्लस वो बता दिया है कि 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से चुनकर आपको सही वाला ओएमआर शीट पर रंगना है। तो चलिए सब नॉर्मल बात है, हम आप लोग को क्लास में भी बता देंगे। अभी पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और पहला प्रश्न हमारे सामने ये है, देखते चलेंगे बताते चलेंगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहला देखिए, कहता है कि कोशिकाओं के का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान उसे क्या कहते हैं। यानी कोशिका के उस समूह का नाम पूछा है जिसका रचना प्लस उद्गम प्लस कार्य क्या होता है, समान होता है, तो वो ऊतक कहलाते हैं। वो समूह क्या कहलाते हैं सर, ऊतक। अगर ऐसे भी याद रखेंगे कि जब एक से अधिक कोशिका एक साथ किसी कार्य को संपन्न करती है तो वो ऊतक ही होता है सर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है। इसको कहने की बात है, पहले भी आप लोग को करा चुके हैं कि कोई नहीं, मक्खी भी नहीं होगा, केचुआ भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीबा। अमीबा इज द राइट। अगला चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए थोड़ा मैनेज आप लोग करिए, क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा ही दिया गया है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, उसी अनुसार से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहा जाता है। तो इतना आसान तो क्वेश्चन आप लोग देखे ही नहीं होंगे जितना आसान ये है। हर बार क्लास में चर्चा होती है, हर सेट में आप लोगों को मिलता होगा कि सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, कोशिका। ऑप्शन ए इज द राइट। अब आगे बढ़िए सर, किधर प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 4, उसे देखने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कहता है कि निम्न में से अधातु कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से अधातु कौन है। तो बताइए, सल्फर, हाँ ये तो अधातु है, कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से किस जगह पर धातुओं का उपयोग करते हैं। तो पटाखा बनाने में बिल्कुल, इसमें मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। उर्वरक में भी, खाना बनाने के बर्तन में भी, इनमें से सभी। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सर क्या कहता है। कहता कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत की सुचालक है। यानी 4 जो दिया गया है वो ऐसे अधातु को चुनना है जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। कार्बन तो अधातु है लेकिन इसे विद्युत धारा जाती नहीं है, तो ये नहीं होगा। फास्फोरस भी अधातु है लेकिन विद्युत धारा जाती नहीं है। ये ग्रेफाइट, ये अधातु है लेकिन इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है कि सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका, नमक का, बिल्कुल सही बात है। खाद्य तेल, ये भी सही है। चीनी, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही, यानी चीनी, खाद्य तेल, नमक इत्यादि लगा करके हम लोग सूक्ष्म जीव के ग्रोथ को रोक सकते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे बढ़िए सर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता लेग्यूम पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु स्थित होते हैं। तो फटाक से बता दीजिए। लेग्यूम पौधे ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें अक्सर वो दलहन वाले पौधे आ जाते हैं।
तो कौन सा राइजोबियम। हम तो यही आंसर मार दिए, आगे का ऑप्शन देखिए ही मत, या देख भी सकते हैं कि हो सकता है कोई संभावना हो। पेनिसिलियम, राइजोपस या स्पाइरोगारा, नहीं राइजोवियम होता है, राइजोपस पढ़ के आप लोग कन्फ्यूज ना होंगे, ऑप्शन ये ही सही है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भिंडी की पित्त किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, यानी भिंडी की जो बीमारी होती है वो कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। जीवाणु से नहीं, कवक से नहीं होता है, शैवाल से भी नहीं होता, विषाणु से होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। आगे बढ़िए फटाफट। 10 नंबर कहता है विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित, विद्युत धारा नहीं विद्युत द्वारा, ठीक है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी आप लोग देखे होंगे कि एक धातु पर दूसरे धातु की जो परत चढ़ाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो जब एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाई जाती है और वो भी विद्युत धारा द्वारा, तो उसे हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन। 10 का सी। कहता है सर अब अगला कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। हमारे पास 4 घोल का ये ऑप्शन दिया हुआ है, नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, अशुद्ध जल। फटाक से आप लोग आंसर बताइए कि 11 का क्या हो जाएगा। तो अशुद्ध जल बिना ऑप्शन के भी आप लोग मार सकते हैं कि बुक में भी सबसे एकदम हाईलाइटेड प्रश्न में से ये रहता है। नींबू की रस हो गया या नल का पानी हो गया या सिरका हो गया, इन सभी से मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, उतनी नहीं लेकिन हीन हो सकता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। विद्युत अपघटन का उपयोग क्या धातुओं के निष्कर्षण में, तो बिल्कुल उपयोग है। धातुओं के शुद्धिकरण में यहाँ भी उपयोग है, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यहाँ भी, यानी ऑप्शन डी दिया हुआ है सभी। तो ऑप्शन डी को ही सही मारेंगे, उपरोक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा सही। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। कहता निम्न में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। जीवों के जनन की कौन सी विधि? अलैंगिक विधि। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, निषेचन, कायांतरण, मुकुलन, गर्भ धारण। ये चारों ऑप्शन में से एक सही आप लोग बताइए। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुकुलन। ये मुकुलन हाइड्रा में होता है, मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा प्रजनन करते हैं। ये निषेचन, कायांतरण हमारे मेढक में होते हैं, और एक है मधुमक्खी नहीं, रेशम कीट भी कायांतरण विधि द्वारा ये प्रजनन प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, मेढक। और इन 3 में से जो हमारा परफेक्ट आंसर था 4 में से, वो कौन? मुकुलन। यानी 13 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और 14 नंबर की ओर देखते हैं कि बाह्य निषेचन किस में होता है। बाह्य निषेचन मतलब कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन जो है वो शरीर से बाहर होता है। तो 14 का बता दीजिए बाह्य निषेचन किस में होगा। तो मछली में होगा, बिल्कुल, यानी अक्सर पानी में रहने वाले जीवों के ही द्वारा होता है। स्टार फिश में बिल्कुल इसमें भी होगा, मेढक में भी होता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही, इनमें से सभी। अगला देखिए सर 15 नंबर क्या कहता है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। आप लोग फट से बताइए निषेचन के बाद क्या बनता है। निषेचन के बाद भ्रूण बनता है कि युग्मनज बनता है कि गर्भ बनता है कि क्लोन बनता है। तो 15 का याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा सही, युग्मनज बनता है। और युग्मनज जब डेवलप होता है तो क्या बनता है वो आप हमें बताएंगे। आगे सर कहता है 16वां नंबर प्रश्न की 2 सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है। यानी 2 सतह जब संपर्कित होता है सर तो कौन सा बल, यानी घर्षण बल, ठीक है, इसे संपर्कित बल भी कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 17वां नंबर देखिए क्या कहता है। 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। जब एकांक क्षेत्रफल पर
कोई बल कार्यरत करता है तो याद रखेंगे उसे क्या कहेंगे, ऊर्जा नहीं, आयतन नहीं, दाब बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन सी इज द राइट। अगला देखिए क्या कहता है 18वां नंबर, कहते हैं निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। फटाक से आप लोग बताइए सर, 18वां नंबर का क्या हो जाएगा, पेशीय बल। यही है तो सही, आगे देखने की जरूरत नहीं है। पेशी यानी जो बल अपने मांसपेशियों के द्वारा लगाएंगे, तो जब तक सर संपर्क बनाएंगे नहीं तो मांसपेशियों से हम बल करेंगे कैसे, तो हो गया 18 का ऑप्शन ये सही। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, कि सूर्य नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता है। तो सूर्य जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा क्या उत्पन्न करता, ऊष्मा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा प्रकाश, ये भी सही है। तीसरा दोनों, दोनों मतलब A+B, तो यही हो जाएगा सही, यानी दोनों, कि नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा ही सूर्य हमें ऊष्मा भी देती है और प्रकाश भी देते हैं सर। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा सा क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। जरा बच के नहीं वाले प्रश्न में नहीं वाला ही चुना जाता है। तो कहता है कोयला, कोयला तो जीवाश्म ईंधन है, लकड़ी भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21वां के तरफ, क्या कहता है ये देखिए, तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, तो उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था या वृद्धा अवस्था। चलिए एक क्वेश्चन छूट गया, चलिए पहले 22 ही बना लीजिए, फिर आपको बता देंगे। 21 नंबर छोड़ दिए हैं, तो 22 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, कहता जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं, तो परिवर्तन वाले काल को क्या कहा जाता है, किशोरा अवस्था। सारे परिवर्तन इसी में आते हैं। 21वां नंबर हमारा छूट गया था, जरा इसे देख लेंगे। क्या कहता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। फटाक से बताइए कि दहनशील पदार्थ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, उसका ज्वलन ताप भी होना चाहिए, ये भी सही है। और ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है, बिना ऑक्सीजन के आग जलेगा ही नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट। अगला देखिए सर 22 नंबर क्वेश्चन, 22 तो अभी देख लिए, आंसर क्या था इसका, सी। आगे चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए और ऑप्शन नीचे पेज में है सर। क्या कहता है कि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की, क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, थायरोक्सिन या एड्रीनेलिन, बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा हार्मोन हो जाएगा, एड्रीनेलिन इज द राइट। आगे का देखिए सर, कहता बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, माता नहीं सर, ये बिल्कुल गलत है। पिता, यानी बच्चा लड़का होगा, यानी संतान जो है वो लड़का होगा या लड़की होगा, उसके लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी यानी जिम्मेदार कौन होता है, तो वो पिता होते हैं सर। यह लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं, पिता, याद रखेंगे। कहीं कहीं आपको दे देता है सर दोनों, तो याद रखेंगे अगर बच्चे का संतति जो होता है सर उसमें भूमिका तो दोनों की होती है, लेकिन अब जब सिर्फ लिंग निर्धारण की चर्चा करें, किसकी, लिंग निर्धारण के, तो किसको मारेंगे, पिता सर। आगे बढ़िए, क्या कहता है, यहाँ तक कि आप जैक के भी आंसर शीट देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा दोनों। तो इन चीज़ों से संभल के सर। कहता है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो याद रखेंगे जितना होता है आपतन कोण उतना ही तो परावर्तन कोण भी होता है, दोनों बराबर होता है। याद है फॉर्मूला, I बराबर R, ये होता है आपतन कोण, ये होता है परावर्तन कोण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री ही। अगला देखिए सर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। फट से बताइए, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है सर। तो ऑप्शन ए इज द राइट। आगे बढ़ेंगे सर, कहता वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले बिंदु को भी नहीं दिखा सकता है, तो उसे क्या कहता, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो उसको पेरिस्कोप कहा जाता है सर। यानी कहता है कि जो यानी वस्तु है आपके
आँखों की कौन, दृष्टि रेखा सर, कि जहाँ पर सारा वस्तु दिखता है वो अगर हमें खुली आँखों से नहीं दिख रहा है तो पेरिस्कोप की मदद से जब हम देखेंगे तो वो भी हम देख सकते हैं। तो 27 का ए इज़ द राइट आंसर। कहता है सर काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? तो 28 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, थ्रेसिंग सर। यानी जब अनाज हम लोग काट लेते हैं, उस अनाज से जब दाने को अलग करते हैं और भूसे को अलग करते हैं तो वो प्रक्रिया हमारा थ्रेसिंग कहलाता है। 29वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? अगर सर इस साल आप अनाज उगाए और उसे अगले साल तक संचित करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए उसमें जो नमी की मात्रा होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे 14% से कम, यानी ऑप्शन सी इज़ द क्या हो जाएगा, राइट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए 30 और 31 दोनों एक साथ देखेंगे आप लोग। कहता है किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो एक ऑप्शन आपका छिप गया इधर, चलिए बाहर कर दिए, सारा ऑप्शन अब आपके सामने है। तो कहता है किसान का जो मित्र होता है वो सांप होता नहीं, हाथी भी नहीं, चूहा नहीं। सही आंसर हो जाएगा केंचुआ, यही होता है किसान का मित्र। लेकिन याद रखेंगे ये शत्रु भी होता है सर, कई मायने में ये उपयोगी होता है और कई मायने में उपयोगी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं सर। 31वां नंबर कहता है कि सूर्य के सबसे बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो याद रखेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस, कहीं ध्यान दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि सर निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? तो 4 हमारे पास है कि सूर्य है, चंद्रमा है, ध्रुव तारा है या आर्यभट्ट है। फटाक से बताइए कि प्राकृतिक उपग्रह, ग्रह की बात नहीं किया है, उपग्रह, तो प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? तो किसका? पृथ्वी का, शुक्र का, बृहस्पति का या मंगल का? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, तो द्रव्यमान भी उसका ही ज़्यादा है सर। तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का। ऑप्शन सी इज द राइट। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है घर्षण हमेशा हानिकारक होता है या लाभदायक होता है, या आरोपित बल की दिशा में कार्यरत करती है या आरोपित बल का विरोध करती है? तो याद रखेंगे सर घर्षण बल हमारे लिए बहुत ही आवश्यक बल है, और जब जरूरी है तो लाभदायक होगा ना। हम लोग जिन सामानों को पकड़ सकते हैं, कहीं पर बैठते हैं, आते जाते हैं, सब संभव किसके कारण हुआ सर? घर्षण बल के कारण। घर्षण बल नहीं रहता तो हम लोग किसी चीज़ को पकड़ भी नहीं सकते थे। 35वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है सर, ये रहा 35वां नंबर क्वेश्चन। कहता है कि घर्षण निर्भर करता है, यानी घर्षण बल जो है किस पर निर्भर करता है? वस्तु की प्रकृति पर या वस्तु के भार पर या दोनों पर? तो हम बोलेंगे सर दोनों पर। रीजन क्या है कि वस्तु की प्रकृति अगर प्लेन रहा सर, समतल रहा और पॉलिश वाला रहा सर, या मतलब जैसे बोलेंगे सर अगर खुरदुरा रहा तो वहाँ घर्षण ज़्यादा हो जाएगा, और चिकना रहा तो घर्षण वहाँ कम हो जाएगा, क्योंकि चिकना पर हम लोग फिसल जाते हैं। जैसे घर में मार्बल पे फिसल जाते हैं तो वो चिकना होने के कारण सर, तो चिकने पदार्थों पर जिस वस्तु का पृष्ठ चिकना होता है उसकी घर्षण की प्रकृति कम होती है सर, और जिसका खुरदुरा होगा उसका घर्षण की प्रकृति अधिक होगा। और ये भी सर भार जिसका अधिक होगा उसका घर्षण भी अधिक होगा, भार जिसका कम होगा घर्षण भी कम होगा। तो हमारा दोनों सही है, ये भी सही है, बी भी सही है, इसलिए सी को मार देंगे, उपरोक्त दोनों। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि घर्षण बढ़ने का तरीका निम्न में कौन है सर? कि जो घर्षण बढ़ने का तरीका है वो कौन है? तो 36 का सही आंसर दीजिए। स्नेहक द्वारा नहीं, स्नेहक द्वारा घर्षण कम किया जा सकता है, बॉल बेरिंग द्वारा, इसके द्वारा भी घर्षण कम किया जा सकता है। और हमें पूछा है कि घर्षण को बढ़ा सकते हैं, तो ये रहा रुखड़ा सतह। रुखड़ा मतलब खुरदुरा। अब जैसे मान लीजिए एक लोकल ईंटा ले लीजिए सर, उसे रगड़ेंगे तो क्या करेगा? अगर शरीर पे रगड़ेंगे तो वो छिल देगा, किसके कारण? क्योंकि उसमें खुरदुरा होने के कारण घर्षण ज़्यादा रहता है। तो चलिए सर आप 37वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? तो पहला ही तो हमें सही लग रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं। सूती नहीं है सर, उसके बाद रेशमी नहीं है, ऊन भी नहीं है सर, ये सब के सब प्राकृतिक रेशा में आ जाएगा। सूती तो पादप रेशा है, रेशम आपका जो है ये भी जंतु रेशा है सर, और ऊन भी जंतु रेशा है।
तो अब आगे बढ़ते हैं, हमारा सही आंसर क्या था, यानी 37 जो है संश्लेषित रेशा में कौन आ जाएगा, नायलॉन। ऑप्शन ए इज द राइट। आगे देखिए सर क्या कहता है कि निम्न में से कौन 4R में नहीं आते हैं। 4R में कौन नहीं आता है वो आपको देखना है। रिड्यूस तो आता है, रीयूज भी आता है, रिसाइकल भी आता है, रिमूव नहीं आता। रिमूव मतलब हटाना होता है सर, ठीक ना। रिमूव मतलब क्या होता है, हटाना। तो ये नहीं आता, तो नहीं वाले को नहीं से जोड़ना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। आगे देखिए सर क्या कहता है 39 कि इनमें से कौन पिघल जाती है तुरंत जलती नहीं है। यानी इनमें से कौन जो है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसकी प्रकृति है जिसे हम लोग जलाना चाहेंगे तो पहले वो पिघलेगा लेकिन तुरंत जलेगा नहीं। तो याद रखेंगे वो कौन, नायलॉन। ये तुरंत जलता नहीं है, आप अगर इसे उष्मा देंगे तो एकदम नरम हो जाता है, धीरे धीरे पिघल जाएगा लेकिन तुरंत जलेगा नहीं। अगला देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। फटाक से आप लोग बता दीजिए कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। पहला ही ऑप्शन सही है, आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। हर्ट्ज सर, क्या होता है, हर्ट्ज। 41वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक कंपन में लगे समय को क्या कहा जाता है। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं, आवृत्ति नहीं, आवर्तकाल। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट। आगे बढ़िए सर क्या कहता है कि ध्वनि संचरित हो सकती है। 42 का क्या हो जाएगा, ध्वनि संचरित हो सकती है, केवल ठोस में नहीं सर, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में। तो ऐसा कहीं है, यहाँ लीजिए डायरेक्ट डी नंबर देख लीजिए सर, इसमें ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है, तो ध्वनि तीनों जगह चल सकती है सर, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट। 43वां नंबर क्वेश्चन कहता है सर किस आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी किसी आवेशित वस्तु है और उसके आवेश को अगर हम लोग पृथ्वी में भेज देते हैं सर, वो क्या कहलाता है, भूसंपर्कन कहलाता है। क्या कहलाता है, भूसंपर्कन। आगे सर देखेंगे 44वां नंबर क्या कहता है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को कैसे मापा जाता है। किसके द्वारा भूकंप के शक्ति के परिणाम को माप सकते हैं, तो सिस्मोग्राफ द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा, अमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ए, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की शक्ति को मापा जाता है सर। आगे बढ़ेंगे सर, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, फटाक से आप लोग बताएंगे। 45 नंबर का जो आंसर है, आवेश कितने, एक प्रकार के नहीं, 2 प्रकार के होते हैं, यही सही है। कौन कौन, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, यानी एक प्लस एक माइनस। तो बी हो जाएगा सही सर। कहता है 46 वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं, फटाक से बताइए। धुआं कहते हैं, एरोसल कहते हैं, वाष्प कहते हैं, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। 46 का हो जाएगा सर बी, कि वायुमंडल में चाहे वो सूक्ष्म ठोस है, तरल के कण है, अगर और वो अगर मिला हुआ है सर बादल के साथ, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एरोसॉल कहते हैं। आगे बढ़िए सर 47वां नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ऑप्शन दिख जाएगा फिर भी। कहता है सर वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितनी प्रतिशत है, फटाक से बताइए कितनी प्रतिशत है। तो 47 का पहला जो दिया 78, ये किसका है बता सकते हैं, ये आप लोगों का नाइट्रोजन का है। किसका, नाइट्रोजन। तो ऑप्शन बी में 21%, यही तो है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। याद रखेंगे 78 है नाइट्रोजन, 21 है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वायुमंडल में ऑक्सीजन पूछा है तो इसलिए मारेंगे 21%। आगे बढ़िए 48वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वायु वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है। एक ऑप्शन छुप गया है, चलिए। कहता है वनोन्मूलन का स्थायी हल। वनोन्मूलन मतलब होता है सर जंगलों की समाप्ति। वनोन्मूलन मतलब क्या होता है, जंगलों की समाप्ति। तो सर उसके समाप्ति का स्थायी हल क्या है, उसे हम लोग रोक कैसे सकते हैं। तो सर मरुस्थलीकरण द्वारा नहीं, जंतु संरक्षण द्वारा नहीं, पुनर्वन रोपण द्वारा, यानी फिर से वन को लगा करके सर वनोन्मूलन को रोक सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट। ये 49वां नंबर, काला सोना किसे कहा जाता है। याद रखेंगे सर, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्या चीज़, कोयला। एकदम ना मारेंगे सर, कोयला काला होता है मानते हैं, लेकिन उसे काला सोना नहीं कहा जाता है। तो ये नहीं होगा, लोहा को भी नहीं कहा जाता है।
पेट्रोलियम मिल गया सही आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट। और ये रहा 50वां आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का। तो और इसी के साथ सर आज का प्रैक्टिस आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। आप लोग सही ढंग से घर में सारे प्रश्नों को लिख करके इसे बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न का बनना सर तय है। और आप लोग रिएक्शन से बताएंगे कि ये 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितना जानते थे और कैसा लगा सर ये 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके। आप लोगों को अच्छा लगा बुरा लगा दोनों बताएंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सर लाइक करके ही जाएंगे, और बुरा लगा तो डिसलाइक करके जाएंगे, लेकिन रिएक्शन जरूर देंगे आप लोग। तो कहता है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फटाक से बता दीजिए सर। कहता है जल, ये तो प्रकृति से ही मिला है। हवा भी है सर, सूर्य का प्रकाश भी तो प्रकृति से मिला है। कौन नहीं मिला है, कपड़ा। कपड़ा तो प्रकृति से नहीं मिला है, इसीलिए हमारा नहीं वाला नहीं का हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी। चलिए 50वां क्वेश्चन के साथ हो गया आज का प्रैक्टिस सेशन द एंड। आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कितना आपका 50 में से सही हुआ। और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।